बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? लाइन ऑफ रिग्रेशन। लफ्ज रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन मीन्स बैकवर्ड मूवमेंट। और रिग्रेशन का मतलब क्या है? बैकवर्ड मूवमेंट। अच्छा, ये बैकवर्ड मूवमेंट किस सेंस में, ये आपके सामने अभी खुद ही वाजे हो जाना है। अब इस सिचुएशन को समझने का कॉन्सेप्ट क्या है? ये लाइन ऑफ रिग्रेशन एक टेक्निक है बेटा, जिस टेक्निक के जरिए एक ऐसा डेटा जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे ऑलरेडी मौजूद ना हो, जैसे अगर हमने पिछली क्लासेस के अंदर जो पीटीसीएल के बिल की एग्जांपल ली थी, तो अगर आपको याद हो एग्जांपल, तो आप उस एग्जांपल का डायग्राम देखकर ये जान सकते हैं कि जब वो आपका नंबर ऑफ कॉल 0 थे तो आपका बिल जो था 500 रुपये था। फिर नंबर ऑफ कॉल जब 100 थे तो आपका बिल जो था वो कितना था बेटा? 700 रुपये था। फिर नंबर ऑफ कॉल जब 200 हुए तो आपका बिल जो है वो 900 रुपये हो गया। तो जब हम इन 3 पॉइंट्स को एनालाइज करते थे तो ये 3 पॉइंट्स जो थे वो हमें एक स्ट्रेट पाथ बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सर, ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी स्ट्रेट पाथ पे थे। यस और नो मुझे बताइए सब लोग बेटा। डायग्राम्स याद हैं आप लोगों को जो हमने पढ़े हैं पिछली क्लासेस के अंदर? ठीक है। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है? लाइन ऑफ रिग्रेशन is a technique to express two variables as a two variables which are linearly related as a linear function. लाइन ऑफ रिग्रेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स जो कि हमें लीनियरली रिलेटेड दिखाई देते हैं उनको हम बतौर लीनियर फंक्शन एक्सप्रेस करते हैं। अब ये तमाम बातें एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आपके पास आ रहे होते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो बताता हूँ ना, उसको अच्छी तरह याद कर लिया करें आप लोग। ठीक है, एक और बात लिख रहा हूँ यहाँ पर। लाइन ऑफ रिग्रेशन is a technique to make scattered data on straight path लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है वो एक टेक्निक है जो किसी स्कैटर्ड डेटा को, बिखरे हुए डेटा को एक स्ट्रेट पाथ पे ले आती है।
तो बजाहिर तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम एग्जाम्पल लेके ही वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने लिखवाया आपको, आप उसको नोट कर लें। तो फिर मैं अब इन चीज़ों को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। स्टार्ट करें जनाब। हम सब जानते हैं कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जैक्टली एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा ये हम डिफाइन नहीं कर पाते बात दफा। एग्जैक्ट 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 मतलब जवाब दीजिए। हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं कर पाते उन चीजों की, समझते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट एक एस्टिमेटेड मेजरमेंट हो सकती है, लेकिन एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं हो सकती। अब ये एग्जांपल मैं आपको जो देने जा रहा हूँ उसको फॉलो करें तो आपको इस बात का आइडिया होगा। हाइट और वेट, हम सब जानते हैं हाइट और वेट के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यस और नो। बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसका कद जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली साथ साथ उसके वेट में भी क्या होता है, इजाफा होता है, यस और नो। तो हम सब जानते हैं हाइट और वेट के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या कहेंगे आप सब लोग? ये बात तो तयशुदा है ना। इसका मतलब हम जिन दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या हम उस रिलेशनशिप को एब्सोल्युटली डिफाइन कर सकते हैं? अगर आप बोले बेटा तुम्हारी हाइट अगर 1 इंच बढ़ गई ना, तुम्हारे वजन में जो है 1 किलो इजाफा हो जाएगा, ऐसा कोई बोल सकता है? तो क्या जरूरी है हर शख्स की हाइट में अगर 1 इंच का इजाफा हो तो उसका वजन 1 किलो से बढ़ जाए? हो सकता है किसी का वजन 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर से बढ़ जाए, किसी का हो सकता है 1 किलो से थोड़ा कम बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो जरूर ना। हाइट बढ़ने से वजन में इजाफा जरूर होगा, ये बात तो तय है। कितना होगा ये बात तय नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली तय नहीं हो सकती। क्या ख्याल है, बोलिए आप सब। ऐसा है, ये तो तय है ना कि हाइट बढ़ने पर वेट बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितने से बढ़ेगा ये प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं? अब हम करते क्या है, हम कम से कम 6 लोगों को बुलाते हैं बतौर सैंपल। हम उनकी हाइट भी मेजर करते हैं, हम उनका वेट भी मेजर करते हैं, मतलब सेम पर्सन की हाइट और सेम पर्सन का वेट। तो जाहिर सी बात है जब हम ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस अपने पास क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो हमारे पास 6 लोगों के हवाले से, 6 एंटिटीज के हवाले से, अब देखें शुरू के लेक्चर अगर आपका, तो एंटिटीज, 6 एंटिटीज के हवाले से हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं। वेरिएबल क्या था, एंटिटी क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्या ये आपको शुरू के लेक्चर्स में बता दिया गया था बेटा? बोलिए, जवाब दीजिए। अच्छा जी, हाइट 60 और 60 हाइट वाले का वेट जो है वो समझ 100 आ गया, 100 पाउंड बोल सकते हैं इसको, या 100 kg, जो भी इसमें आपका क्या कहते हैं यूनिट इस्तेमाल हो। फिर उसके बाद 62 वाले का 110, 64 वाले का 125, 65 वाले का 115, 66 वाले का बेटा 120, 68 वाले का 132,
ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये हमने जो 6 लोगों का सैंपल डेटा कलेक्ट किया है, क्या ये कोई स्टैंडर्ड डेटा है? स्टैंडर्ड बोलने का मतलब क्या है कि दुनिया में हर 60 इंच हाइट वाले का वेट 100 किलो ही होगा या 100 पाउंड ही होगा? सवाल ये, तो ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। लेकिन एक बात तो रियलिटी है कि हाइट और वेट के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इतना तो आप जानते हैं ना, कि हाइट अगर इंक्रीज होगी तो वेट में भी क्या होगा, इजाफा होगा। ये बात तो सच है ना। लेकिन कितनी हाइट पर कितना इजाफा होगा, इसका कोई एब्सोल्यूट मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है। एस्टिमेटेड बोल सकते हैं, अंदाजन हम लगा सकते हैं, हाँ भाई अंदाजन इतने से इजाफा होगा। क्या कहते हैं, बताइए, जवाब दीजिए। बेटा आइए जरा इस चीज को हम और डिटेल में समझते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, हाइट, और वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, वेट। ठीक है, ओके नाउ, अब क्योंकि हाइट की वैल्यू जो हमें चाहिए वो कहां से चाहिए, 60 से चाहिए। 60 से लेकर 68 तक का आप स्केल बना लेंगे। सिक्सटी वन, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। 60 से लेकर 68। ठीक है, तो ये हमने स्केल बना लिया। अच्छा, हमारे पास सबसे लोएस्ट वेट जो अवेलेबल है वो कितना है, वो 100 है। और आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए उसके बाद वो कहाँ तक चाहिए, 132 तक। तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। हमने कहा 100, अगर मैं 105 लेता हूँ इसको, 110, 115, 120, 125, 30 एंड 35। 105, 110, 115, 120, 125, 130 और 135। ये स्केल ड्रॉ हो गया। अब आप क्या करें, इन पॉइंट्स को मैच कर लें, जैसे 60, 100। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी है, 100 है। यानी 60 हाइट वाले का वेट 100 है, जो डेटा में हमारे पास बंदा मौजूद है।
ठीक है, उसके बाद 62 वाले का वेट कितना है? बताइए आप सब लोग, 62 वाले का वेट कितना है? 110। अच्छा जी, उसके बाद 64 वाले का वेट कितना है? 125। उसके बाद बेटा 65 वाले का वेट कितना है? 115। ठीक है जी, उसके बाद 66 वाले का वेट कितना है? 120। उसके बाद जनाब 68 वाले का वेट कितना है? 132। तकरीबन अंदाज से मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अभी जो पॉइंट्स मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, इनको मिलाकर जो लाइन बनेगी बेटा, क्या वो लाइन एक स्ट्रेट पाथ पर? सवाल ये, क्या वो लाइन एक स्ट्रेट पाथ पर है? सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो बात बनेगी ना। इससे पता लगेगा जनाब कितने लोगों ने सीखा मेरी बात को। अच्छा, मैं परपेंडिकुलर रिमूव कर रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखाई दे। मैं परपेंडिकुलर रिमूव कर रहा हूँ ताकि पॉइंट्स दिखाई दे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को देख के आपको क्या लग रहा है, आप मुझे बताइए। कि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, लेकिन इसमें एक ट्रेंड तो दिख रहा है ना। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या है? कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई जरूर दे रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड। ये तो दिख रहा है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। क्या कहते हैं, ये तो इतना तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भले दे आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन,
अगर वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तब भी एक चीज दिख रही है कि हाँ यार जब हाइट बढ़ रही है तो वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? इट मीन्स दे आर रिलेटेड, ये वेरिएबल आपस में रिलेट तो करते हैं लेकिन इस तरह रिलेट नहीं करते कि इनको एक स्ट्रेट लाइन पर डिफाइन कर दिया जाए। मतलब अगर ये पहले से ही किस पर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे होते तो फायदे होते। क्या फायदे होते कि x के 1 यूनिट के चेंज होने पर y की तब्दीली बयान कर दी जाती है। मतलब हाइट के 1 इंच बढ़ने पर हम ये मालूम कर पाते कि वेट में कितना इजाफा होगा, या हाइट में 1 इंच कमी आने से वेट में कितनी कमी आएगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे होते तो हमारे लिए डिफाइन करना क्या हो जाता, आसान हो जाता। यस और नो? क्या कहेंगे आप लोग? नंबर 2, दूसरा फायदा क्या होता? दूसरा फायदा ये होता कि अगर ये स्ट्रेट लाइन पे होता तो फिर हम क्या करते, कोई से भी 2 पॉइंट पिक करते हैं, इन 2 को पिक कर लेते हैं। तो कोई से भी 2 पॉइंट उठा के हम 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इनकी इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हम कोई से भी 2 पॉइंट अब उठा नहीं सकते, क्यों? इसलिए कि ये और ये एक अलग लाइन बना रहे हैं, ये और ये एक अलग लाइन बना रहे हैं, इसका एंगल कुछ और है, ये और ये एक अलग लाइन बना रहे हैं, ये और ये एक अलग लाइन बना रहे हैं, ये और ये अलग लाइन बना रहे हैं। तो अब हम कोई से भी 2 पॉइंट उठाकर 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा हम जब ही कर सकते थे जब हमारे सारे पॉइंट्स किस पर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। और जब सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर होते तो आप कोई से भी 2 पॉइंट उठाकर उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते थे मैथमेटिकली। यस और नो? देखो पिछला चैप्टर इसलिए पढ़ाया था कि ये यहाँ पर आके कोई परेशानी ना हो। अब मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है इसको हम कौन सा डायग्राम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में? इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम। मैंने क्या कहा था बेटा, कुछ डायग्राम जो चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो मैं कहाँ डिस्कस करूंगा आगे चल के। तो उनमें से एक डायग्राम ये आ गया। कौन सा डायग्राम? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ। तो वाकई ये बिखरा हुआ डायग्राम है, फैला हुआ डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा स्कैटर्ड है और वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। यस और नो? आप सब जवाब दीजिए। क्या कहेंगे? सही। अच्छा, अब आते हैं वापस लाइन ऑफ रिग्रेशन पर। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन एक टेक्निक है, उस टेक्निक के जरिए हम इन तमाम पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन पे ले आएंगे। लाइन ऑफ रिग्रेशन एक टेक्निक है जिसके जरिए स्कैटर्ड डेटा भी कहाँ आ जाता है, स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है। यानी 2 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, ये सारे पॉइंट जो बिखरे हुए हैं, रास्ते से हटे हुए हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। नंबर 2, जब स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे तो इनकी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसके जरिए एक वेरिएबल के चेंज पर दूसरे वेरिएबल के चेंज को बआसानी डिफाइन किया जा सकता है। क्या ये मेरी स्टेटमेंट आपको समझ में आती है? जवाब दीजिए। लेकिन एक्चुअल पॉइंट्स तो ये है ना जो आपने ड्रॉ किए। वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक एवरेज लाइन होगी। एवरेज लाइन मतलब जो इन तमाम पॉइंट्स के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। वो एक एस्टिमेटेड लाइन होगी, वो एक एक्चुअल लाइन नहीं होगी जिससे चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? एक्चुअल पॉइंट्स तो यही है ना आपके सामने जो मैंने ड्रॉ किए हैं। लेकिन अगर आप इन एक्चुअल पॉइंट्स को स्ट्रेट पाथ पे ले आते हैं तो फिर वो स्ट्रेट पाथ जो होगा वो एक्चुअल पॉइंट्स तो नहीं होंगे, बल्कि वो एक एवरेज पॉइंट्स होंगे जिनके जरिए हम हाइट के चेंज पर वेट का एक एवरेज चेंज मालूम कर सकते हैं, एस्टिमेटेड चेंज मालूम कर सकते हैं।
क्या कहते हैं आप सब लोग? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम आगे अब बढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास दो किस्म की लाइन ऑफ रिग्रेशन है। सबसे पहली लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है उसको हम बोलते हैं लाइन y ऑन x, लाइन y ऑन x, यानी कि y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के ऊपर। एस्टिमेट y, y का एस्टिमेट निकालो। अगर y एक्सेस पे हमने वेट रखा है तो वेट एस्टिमेट करो with the help of x, estimate y with the help of x। y एस्टिमेट करो हेल्प किसकी हेल्प से? x की हेल्प से। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन वाली बनेगी। लेकिन जरा समझिएगा, जो इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीख कर आ चुके हैं वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यस और नो? ये हमने सीख ली इक्वेशन बेटा। लीनियर फंक्शन के अंदर हमने स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन सीखी थी। अब यहां पर भी हम यही वाली इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम उसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे हम उसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए, और y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यानी हमने कुछ जो है वो अगर आप देखें तो हमने डिनोट जिनसे किया है, y को हमने कैपिटल Y लिख दिया है, m को हमने b से रिप्लेस कर दिया है, x को हमने कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया है, और c को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? a से। यस और नो? तो ऐसा क्यों किया? अब बड़ा सिंपल सा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमेशा वहां इस्तेमाल होगा जहां पर पॉइंट्स ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पर होंगे। इससे एक तरह से कम्युनिकेशन पहुंचेगी, हाँ भाई ये पॉइंट्स पहले से स्ट्रेट लाइन पे थे। लेकिन जहां पर आपने इस्तेमाल किया है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो वहां समझने वाला समझ जाएगा हाँ भाई ये पॉइंट्स ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं थे, लेकिन इनको लाइन ऑफ रिग्रेशन की टेक्निक के जरिए स्ट्रेट लाइन पे लाया गया। मकसद मतलब सब कुछ वही है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें इसमें y का मतलब क्या है? y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यस और बताइए। b क्या है? अब जो m था वो स्लोप है ना, तो m की जगह पर क्या आ गया? b आ गया। तो b भी क्या है? स्लोप ही है ना। लेकिन m एक्चुअल रेट ऑफ चेंज था, b जो है वो एस्टिमेटेड रेट ऑफ चेंज है, एस्टिमेटेड, अंदाजन।
estimated estimated change in y due to change in x। यानी बी जो है वो अंदाजन मालूम करेगा भाई अंदाजन वेट में कितना चेंज आएगा हाइट के चेंज होने से। एक्चुअल नहीं मालूम कर सकता ना, क्योंकि वहां पे कोई एब्सोल्यूट रिलेशनशिप डिफाइन नहीं हो पा रहा। ये बात मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। अच्छा, इस बी को हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो known as coefficient of regression, BYX यानी BY1X। ठीक है जी, इसको हम B भी लिखते हैं और BY1X भी लिखते हैं, इस तरह भी इसको लिखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद A क्या है? A किसकी जगह पर आ रहा है? C की जगह पर आ रहा है। तो A को हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। ये एक्चुअल y इंटरसेप्ट नहीं है, एवरेज y इंटरसेप्ट है। जो सी वाई इंटरसेप्ट है, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? c के बराबर होगी। तो हम बोलेंगे a जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है y इंटरसेप्ट की। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्चुअल वैल्यूज नहीं बोल रहा, एस्टिमेटेड बोल रहा हूँ। और जो x है वो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं वो क्या है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपके सामने सिर्फ क्या हो गया है, इसको प्रेजेंट करने का अंदाज बदल गया। और अंदाज बदलने के रीजन मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई क्या रीजन है जिसकी बिना पर ये अंदाज हमने क्या किया, चेंज किया। कि मेरी यहाँ तक की बात आप लोग सबको समझ में आती है बेटा? बताइए। अच्छा, गुड, जबरदस्त। अब करना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करना है आपने, यानी इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लेना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो है वो मुझे a की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो आप सब जानते हैं a बराबर है किसके? c के ना? आप बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए। a बराबर है c के। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो अगर मैं c को डिफाइन करूं तो c इस इक्वेशन में इस तरह भी आ सकता है, c इज इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस mx। क्या कहेंगे आप? यानी अगर मैं y में से mx की वैल्यू माइनस करूं तब भी आंसर c के बराबर आना चाहिए ना? यस और नो? भाई अगर मैं
इस y में से mx को इस तरफ लेके माइनस कर दो तो आंसर c के बराबर आएगा ना, y माइनस mx। अब मैंने c को किसके बराबर रखा, a के बराबर। a जो है वो एक्चुअल y इंटरसेप्ट नहीं है, एवरेज y इंटरसेप्ट है, तो मैं y को भी एक्चुअल y नहीं रखूंगा, मैं y का मीन बोल दूंगा। तो मैंने बोला जब ये जो c है मेरा ये एक्चुअल इंटरसेप्ट नहीं है बल्कि एवरेज इंटरसेप्ट है, तो फिर ये y मेरा एक्चुअल y का वैल्यू नहीं है बल्कि मेरा एवरेज y का वैल्यू है। तो y ये क्या हो जाएगा, c a बन गया, तो y क्या बन गया, y बार बन गया। m b के बराबर है और ये x क्या बन गया, x बार बन गया। तो अगर जो a की वैल्यू है वो एक्चुअल इंटरसेप्ट नहीं है बल्कि एवरेज इंटरसेप्ट है, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज इस्तेमाल होंगी वो भी सारी की सारी क्या होंगी, एवरेज होंगी। तो हमने a की वैल्यू रखी किसके बराबर, यानी हमने इस फॉर्मूले में a को रिप्लेस कर दिया किससे, y बार माइनस पी एक्स बार। ये y बार माइनस बी एक्स बार मैंने किसकी जगह प्लेस कर दिया है, a की जगह पर, और प्लस का बी एक्स अपनी जगह पर है। यस और नो। थोड़ा सा फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये बी एक्स पहले लिख दिया, माइनस का बी एक्स बार बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। b निकल रहा है दोनों में से कॉमन, b कॉमन लिया और ये आया x माइनस एक्स बार। तो एक आपको फॉर्मूला दिखाई दिया y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जो हमने 1 पॉइंट फॉर्मूले की शक्ल में पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कुछ याद आया? बस क्या हुआ है, ये y1 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी और यहाँ पर y1 के बदले क्या आ रहा है, एवरेज वैल्यू आ रही है। यहाँ पर x1 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी, उसके बदले क्या आ रहा है, x का मीन आ रहा है। देखिए मैं बहुत इन डेप्थ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक एक बारीक पॉइंट समझा रहा हूँ कि बनाने वाले ने क्या बनाया है बेटा, कि इस चैप्टर का उस लीनियर इक्वेशन से क्या ताल्लुक है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मैं इसमें रख दूं b का फॉर्मूला जो कि एवरेज स्लोप कहलाएगा। अब क्योंकि ये लाइन स्कैटर्ड है, इसको एक सीधी रास्ते पे लाना है, तो इसमें जो एक्चुअल पॉइंट्स होंगे और जो एवरेज पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान क्या होगी, डेविएशन होगी। वैसी बात है, एवरेजेस अपनी एक्चुअल वैल्यू से क्या करती हैं, डेविएट करती हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं कहां पर, डिस्पर्जेंस के अंदर। जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। एक्चुअल वैल्यूज अपनी एवरेजेस से डेविएट करती हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना आपने सीखा था, नहीं सीखा था, बताइए। जब एक्चुअल वैल्यूज अपनी एवरेज वैल्यूज से क्या करती हैं, डेविएट करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम उसको स्ट्रेट लाइन पर लाएंगे तो इसका मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज में क्या आएगी, डेविएशन। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि इस लाइन को बनाने के लिए हमें जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है, उस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, एवरेजेस और स्टैंडर्ड डेविएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजाय वो इस्तेमाल आपको दिखाई नहीं देगा, मैं अल्टीमेट फॉर्मूला आपके सामने रख दूंगा, लेकिन आगे चल के एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा जनाब कि इस फॉर्मूले को बनाने के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्डेशन को किस तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो अभी आपके सामने नहीं रख रहा, अभी खाली आपके सामने बी का फॉर्मूला रख रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये बी का फॉर्मूला है, ठीक है जी।
तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को बी की जगह प्लेस कर देता हूं तो ये फॉर्मूले की शक्ल थोड़ी चेंज रहेगी। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स बार। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका बेटा, लाइन ऑफ रेगुलेशन y1x। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो जो स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं उन स्कैटर्ड पॉइंट्स को आप स्ट्रेट पाथ पे ला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या किया है गौर कर लीजिए, डरने वाली कोई इसमें बात नहीं है। बाहिर आपको फार्मूला बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये सारा फार्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो b है, इस b की जगह पर मैंने b की वैल्यू ये पुट कर दी है बस खाली। तो ये जो पूरा फार्मूले के अंदर जो फार्मूले की लेंथ बढ़ गई है, ये सिर्फ b की वैल्यू डिफाइन होने की वजह से बढ़ी। रिस्पॉन्स कीजिए। तो अगर हम ये फार्मूला लगा देते हैं तो लगाने से क्या होना है, ये जो स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे। एवरेज को पॉइंट स्लोप में, तो स्लोप डिफाइन नहीं है तो कैसे रखेंगे बेटा। अगर आपको स्लोप पता हो तो आप रखोगे ना। आप देखो ना, आप जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ कितने स्लोप बन रहे हैं, ये अलग स्लोप है, ये अलग स्लोप है, ये अलग स्लोप है, ये अलग स्लोप है। तो जो यहाँ तो स्लोप भी बहुत सारे हैं, तो स्लोप का भी तो एक एवरेज स्लोप होना चाहिए ना बेटा। क्या कहते हैं बेटा रेहान, आज बड़े दिनों बाद आप क्लास में आओ, बोले। इन दो पॉइंट्स के दरमियान का स्लोप कोई और है, इन दो का स्लोप कोई और है। तो अगर आपके पास स्लोप पता हो तो जो आप बात बोल रहे हैं तब ये पॉसिबल है, लेकिन हमें तो अभी स्लोप ही नहीं पता। तो ना सिर्फ हमें स्लोप वर्कआउट करना है बल्कि हमें लाइन भी फाइंड करनी है। अगर आप पिछले लेक्चर्स आप अटेंड करते तो आपको ये पता लगता कि लीनियर इक्वेशन में 2 पॉइंट फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ वो लीनियर इक्वेशन फाइंड करके देता है बल्कि स्लोप भी साथ साथ कैलकुलेट करके देता है। तो 2 पॉइंट फार्मूले का यूज ये है कि जब आपको स्लोप मालूम ना हो लेकिन किसी भी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स मालूम हो तो 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करने से स्लोप भी मिल जाता है और इक्वेशन ऑफ द लाइन भी मिल जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही लाइन ऑफ रिग्रेशन अप्लाई करने से लाइन ऑफ रिग्रेशन का एवरेज स्लोप भी मिल जाता है और उसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन भी मिल जाती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये सेंस है बात का। जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा अब एक काम ये करते हैं कि हम आपको प्रूफ करते हैं ना कि भाई ये पॉइंट सारे के सारे जो होंगे स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रूफ को देखने के लिए? तो अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो क्या था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू
समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? y का मीन चाहिए। y बार का मतलब क्या है? y का मीन। y का मीन कैसे आएगा? y का सम करके। सम क्या कहलाएगा? समेशन y। यस और नो? और समेशन y को जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 1 2 3 4 5 6, तो y का मीन मिल जाएगा। यार रिस्पॉन्स करो प्लीज बेटा। अच्छा, अब आप एक काम करो सब लोग, y का सम करो। y का सम बताओ मुझे, जल्दी करें। हर बंदा पार्टिसिपेट कर लेगा तो फायदा होगा बेटा उसको। y का सम कर ले बेटा प्लीज सब लोग जल्दी से। 702 बेहतरीन। तो इसको क्या बोलूं मैं? समेशन y इज इक्वल टू 702। तो क्या 702 y का मीन है? या y का मीन निकालने के लिए 702 को मुझे 6 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है कि y की जो वैल्यूज का सम है वो 6 ऑब्जर्वेशन के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर देना है। रिस्पॉन्स दें आप सब लोग। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ y माइनस वाई बार, तो फिर मुझे 702 जो कि समेशन y है उसको डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन? कितने लोगों का वेट है ये? 702 जो है कितने लोगों का वेट का सम है? 702 कितने लोगों के वेट का सम है? 6 लोगों के वेट का सम है ना। तो 6 लोगों का वेट अगर 6 लोगों में बराबर तकसीम कर दें तो फिर एवरेज वेट मिल जाएगा। यस और नो? भाई अब देखें ना कितना रिपीटेशन है, कितना रिवीजन है पिछले चैप्टर्स का। अर्थमेटिक मीन दोबारा निकालना सीख रहे हैं और कमाल बात है इतनी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। अच्छा जी, ओके, आगे अप्लाई करें फार्मूला बेटा। देखें आपके सामने फार्मूला अप्लाई करना शुरू हो गया है। अच्छा, अब आप बताइए, एन एन मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों का डेटा कलेक्ट किया आपने? कितने लोगों की हाइट और वेट कलेक्ट किया आपने? कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? हाइट और वेट में कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? 6। 6 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, 6 लोगों की ऑब्जर्वेशन है। यस और नो? तो एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई, मल्टीप्लाइड बाय। अब आपको चाहिए x मल्टीप्लाई बाय वाई का सम। जिस तरह आपको समेशन f ऑफ x चाहिए होता ना, f इंटू एक्स, इस तरह अब आपको एक कॉलम बनाना है यहाँ पर। किस चीज का? x और y का प्रोडक्ट। आपको चाहिए x और y के प्रोडक्ट का सम। जवाब नहीं मिल रहा मुझे आपकी तरफ से। बेटा क्या चाहिए? बोलिए क्या चाहिए? x और y के प्रोडक्ट का सम चाहिए। चलें जल्दी से, शाबाश, कैलकुलेटर उठा लें। 60 इंटू 100, यस बिल्कुल करेक्ट, 6000। ओके, 62 इंटू 110, सब करेंगे साथ साथ कैलकुलेट। बताइए, 6820। अच्छा जी, ओके। उसके बाद 64 इंटू 125, जल्दी जल्दी, 8000। अच्छा जी, उसके बाद 65 इंटू 115, बोलिए, 7475। चलिए 7475। उसके बाद 66 इंटू 120, 7920। ये सब लोग कंफर्म करते रहिएगा। और पता है ये पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े स्कोर है इसके अंदर एग्जामिनेशन में। अच्छा, 68 इंटू 132, 8976। तो अब जब इसका सम करेंगे तो वो सम क्या आएगा बेटा? वो कहलाएगा समेशन एक्स वाई। और उसकी वैल्यू क्या आ रही है बताइए?
इस कॉलम का सम देख के बताइए क्या वैल्यू आ रही है उसकी। $45,191। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो, 6 मल्टीप्लाइड बाय, भाई सब लोग वेरीफाई कर लें। नहीं बेटा रेहान, 36,000 नहीं है, 45,191 माइनस, बताइए समेशन एक्स कितना है, एक्स का सम कितना है। एक्स का सम बताइए कितना है, 385। ये क्या है, सम ऑफ एक्स। अब फॉर्मूले में करना क्या है बेटा, फॉर्मूले में सम ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ वाई से, ऐसा ही करना है। तो सम ऑफ एक्स कितना है 385, मल्टीप्लाई किससे करना है, सम ऑफ वाई से, कितना है 702। ठीक है जी, डिवाइड करना है किससे, एन, एन की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर के सम से। इसका मतलब यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा, एक्स स्क्वायर के नाम से। और अब क्या करोगे आप, 60 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर निकालोगे ना, 60 का स्क्वायर, बताओ 60 का स्क्वायर, 3600। ठीक है, अच्छा जी 62 का स्क्वायर 3844। 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर फिर 65 का स्क्वायर, $4,225। फिर 66 का स्क्वायर 4,356। फिर 68 का स्क्वायर, ये 66 का हो गया ना, आप 68 का बता रहे हैं ना आप, 4,624। अब इसका सम कर दें आप, तो समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 24,745। ठीक है, तो हमने कहा जनाब 6 मल्टीप्लाइड बाय 24,745 माइनस, अब माइनस क्या करना है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स के सम का स्क्वायर निकालो, तो एक्स का सम 385 है, यस और नो, एक्स का सम 385 है और इसका स्क्वायर चाहिए, तो 385 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार चाहिए, एक्स का मीन चाहिए, तो एक्स का मीन कैसे निकलेगा, एक्स का मीन निकलेगा एक्स का सम होने के बाद, तो हाइट का सम कितना आ गया 385, और ये 385 कितने लोगों की हाइट का सम है, 6 लोगों की। तो अगर इस हाइट को आप 6 लोगों में बराबर तकसीम कर देते तो आपको हाइट का एवरेज मिल जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 6।
64.167 ऐसे कर लें या 17 कर लें, वो 666 कंटिन्यू होगा ना, 64.16666 कंटिन्यू है, तो राउंड करके इसको 64.167 कर लें, या 64. डायरेक्ट 17 भी लिख सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का, बताइए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, एक काम ये कीजिएगा कि आप इसको यहां से सॉल्व करें। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को बोलेंगे लाइन y ऑन x। तो फिर यहां से मैं कल कंटिन्यू करके आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे आ गए। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ताकि उस सस्पेंस को देखने के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा क्यूरियस हो और आप क्या करें, इस चीज की तलाश करें। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन के बारे में दावा मेरा ये है कि उस इक्वेशन के जरिए सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट पाथ पे आ चुके होंगे। तो देखते हैं क्या ये दावा पूरा हो पाता है नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस चीज को हम लेके चलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये फर्स्ट पेज ही है ना मेरे ख्याल से, तो ओके, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, चला आगे। ओके ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बात है अगली क्लास में।